हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ राज वर्मा और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल सीक्रेट इंसान। तो देखिए, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रिया। तो देखिए, चैप्टर नाम क्या है, रासायनिक अपक्रिया। लेकिन रासायनिक अपक्रिया पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या है, तब तक आप क्या ये नहीं समझ सकते क्या रासायनिक क्रिया है या नहीं है। तो पीछे से शुरू करते हैं, कहाँ से, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से। पता है आपको, जो परिवर्तन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। एक कौन सा, आपका रासायनिक परिवर्तन, और एक आपका भौतिक परिवर्तन। अब देखिए, सिंपल सी दोनों की डिफिनेशन है। अगर देखिए, भौतिक परिवर्तन का मतलब है कि किसी पदार्थ में इस प्रकार का परिवर्तन है कि परिवर्तन के बाद भी वही पदार्थ बना रहे। परिवर्तन के बाद भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि परिवर्तन के बाद भी वही पदार्थ बना रहता है। जैसे अगर आपके पास पेंसिल है, क्या है आपके पास, पेंसिल। अब अगर आपके पास पेंसिल है, पेंसिल अगर ये आप तोड़ दीजिए, पेंसिल पकड़िए, पेंसिल तोड़ दीजिए, तो आपको पेंसिल में क्या दिखाई दिया, परिवर्तन दिखाई दे, नहीं दिखाई दे, दिखाई दे परिवर्तन। अभी पेंसिल कैसी थी, पूरी सीधी, अब कैसे दो भागों में बट गई। लेकिन बटने के बाद भी वो है क्या, पेंसिल ही है। समझ रहे हैं आप ना, कि बटने के बाद भी वो है क्या, पेंसिल ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि पेंसिल का जो टूटना है क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्या है, भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट देखिए, आपने देखा होगा मोम को क्या पिघलाइए, मोम क्या पिघलाइए। जब मोम को आप पिघलाएंगे, किसको, मोम को जब आप पिघलाते हैं तो मोम को पिघलने के बाद वो क्या बना रहता है, मोम ही बना रहता है। जैसे मोम आप पिघलाते हैं तो उसके बगल क्या होती है, मोम इकट्ठा हो जाती है। क्या होती है, इकट्ठा हो जाती हैं। जब मोम इकट्ठा हो जाती है, लेकिन वो रहती क्या है, मोम ही तो रहती है। जो मोम आप पिघलाते हैं तो मोम पिघलने के बाद जो बच जाती है वो भी रहती है क्या है, मोम ही तो रहती है। तो हम ये कह सकते हैं जो मोम पिघल रही है वो क्या, किसका उदाहरण, भौतिक परिवर्तन का है। भौतिक परिवर्तन का बस इतना सा मतलब समझिए कि जब किसी भी पदार्थ में परिवर्तन हो लेकिन परिवर्तन के बाद वही पदार्थ बना रहे, तो हम ये कह सकते हैं कि वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नाउ नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट है, दूसरा परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन, जो हमें क्या करना है, जिसके आधार पर हमें क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है। तो रासायनिक परिवर्तन का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी परिवर्तन में क्या, कोई भी पदार्थ परिवर्तन के बाद बदल जाए। कोई भी पदार्थ परिवर्तन के बाद क्या हो जाए, किसी भी पदार्थ में इस प्रकार का परिवर्तन आए कि परिवर्तन के बाद वो पदार्थ क्या हो जाए, बदल जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि वो कौन सी अभिक्रिया है, वो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। जैसे अगर आपने केला देखा, कच्चा केला, जब तक केला कैसा रहता है, कच्चा रहता है, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे क्या होता है, वो पक जाता है। कैसा होता है, पक जाता है। और पकने के बाद उसका कलर होता है, कैसा होता है, चेंज होता है। क्या होता है, चेंज। पहले कैसा होता है, हरा, हरा के बाद धीरे धीरे उसका रंग कैसा होने लगता है, पीला होने लगता है। कैसा होने लगता है, पीला होने लगता है। तो आप ये कह सकते हैं कि उसमें क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन। और क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन। छोड़िए वो, देखिए दूसरा, अगर आप देखेंगे दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे आपने कहीं लोहा पड़ा हुआ देखा, जो लोहा पड़ा हुआ आपने देखा, धीरे धीरे लोहा पड़े पड़े उसमें क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। क्या है, इसमें जंग लग जाती है। जंग होती क्या है, जंग क्या, आयरन ऑक्साइड होती है। क्या होती है आपकी, आयरन ऑक्साइड। जो जंग लग जाती है तो उससे उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जंग लगने के कारण क्या बन जाती है, आयरन ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। क्या बनती है, आयरन ऑक्साइड की उस पर लेयर चढ़ जाती है। तो उसमें क्या आ गया, परिवर्तन हो गया। क्या उसमें परिवर्तन हुआ। और जब परिवर्तन उसमें हो गया तो उसमें क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। क्या कहेंगे उसे, रासायनिक परिवर्तन। इसी तरह से कौन सा, अब रासायनिक भौतिक परिवर्तन का मतलब है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ क्या हो, बदले ना, वही बना रहे। लेकिन रासायनिक परिवर्तन का मतलब है जिसमें पदार्थ क्या हो, बदल जाए। क्या हो, परिवर्तन के बाद पदार्थ क्या हो जाए, बदल जाए। तो सब क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। तो हमें जो पढ़ना है रासायनिक अपक्रिया। क्या पढ़ना है, रासायनिक अपक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला जो टॉपिक है वो रासायनिक अपक्रिया। देखिए, तो सबसे पहले ये देखना कि रासायनिक अपक्रिया होती क्या है। तो देखिए, पढ़िए रासायनिक अपक्रिया। देखिए पढ़िए, रासायनिक अपक्रिया, निम्नलिखित परीक्षणों के आधार पर हम बता सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। मतलब कुछ दो चार एनालिसिस लिखे हैं, इनके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि उसमें क्या रासायनिक अपक्रिया हुई है या रासायनिक अपक्रिया नहीं हुई है।
जैसे देखिए, पहला निम्नलिखित परीक्षणों के आधार पर हम बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो देखिए, पहला आपका क्या है, अवस्था परिवर्तन। क्या है, अवस्था परिवर्तन, मतलब किसी भी पदार्थ में अवस्था का क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई। अवस्था परिवर्तन का मतलब है, आपको पता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब कोई अगर ठोस से द्रव में बदल जाए, द्रव से गैस में बदल जाए, समझ रहे ना, कोई ठोस से द्रव में बदल जाए, द्रव में गैस में बदल जाए, गैस से द्रव में चला जाए, द्रव से ठोस में चला है, तो उसका हो क्या रहा है, भौतिक अवस्था परिवर्तन। क्या हो रहा है, उसका अवस्था परिवर्तन। और अगर ऐसा हो रहा है तो इससे आप कह सकते हैं कि जो परिवर्तन हो रहा है तो कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। और जब रासायनिक परिवर्तन है तो उससे आप क्या कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, अगर कहीं रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें देखिए ये आपको देखने को मिलेगा कि उसकी क्या हो गया, इसका जो अवस्था हो जाएगा क्या परिवर्तित हो जाएगा। आपको पता है अवस्था 3 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव और गैस। अगर कोई कहीं भी आपको ये देखने को मिल रहा है कि कोई चीज़ ठोस से द्रव में जा रही है या द्रव से गैस में जा रही है, तो आप बेहिचक ये कह सकते हैं तो उसका वो क्या रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हुई। किसके कारण हुई है, रासायनिक अभिक्रिया के कारण ये ठोस से द्रव में जा रहा है या द्रव से गैस में जा रहा है। समझ रहे हैं आप। नाउ नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, एक दूसरा क्या आपका रंग परिवर्तन। क्या ये रंग परिवर्तन, अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जैसे क्या, सबसे पहले क्या, केला कच्चा होता है, केला कच्चा होने के बाद धीरे धीरे क्या जब पकता है उसका कलर कैसा हो जाता है, पीला पीला कैसा हो जाता है, पीला पीला हो जाता है। जब ये कलर हो जाता है तो उसका रंग क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। अब रंग परिवर्तित हो गया, हमने बता दें वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन यहाँ होगी क्या, रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब हमने क्या जंग लगना होता है, और जब लोहा पहला कैसा होता है, पूरा लोहा कैसा होता है, पहले थोड़ा लोहा लाल कलर का होता है, हल्का लाल। फिर देखिए, लेकिन धीरे धीरे जब उस पर क्या जंग लग जाती है, क्या होता है, धीरे धीरे समय के साथ साथ उस पर जब जंग लग जाती है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, लाल और भूरा रंग का हो जाता है। कैसा होता है, लाल और भूरा रंग का हो जाता है। और जब लाल और भूरा रंग का हो जाता है तो उसका कलर क्या हो गया, चेंज। पहले कैसा था, लाल, फिर बाद में कैसा हो गया, लाल और भूरा का मिक्स हो गया। जब लाल और भूरा का हो गया तो हम कह सकते हैं कि उसमें वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, जिसके कारण से उसने अपना कलर क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। और रंग परिवर्तन को भी हम क्या कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, गैस का उत्सर्जन। किसका, गैस का उत्सर्जन। अब गैस का उत्सर्जन का मतलब है कि क्या जहाँ भी गैस निकल रही हो तो उसमें ये कह सकते हैं कि वहाँ क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या हुई यहाँ पर, रासायनिक अभिक्रिया। भाई कई सारे केमिकल आपस में क्या रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने के बाद क्या होती है, गैस बाहर निकलती है। जब गैस बाहर निकलती है उससे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। जैसे आप ही के शरीर में जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, कौन, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो उससे फसल क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से चली जाती है, नाक से बाहर चली जाती है। तो मतलब कहने का मतलब आपके शरीर के भी अंदर क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये देखिए, अगर ऐसा हो रहा है, अवस्था परिवर्तन, रंग परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन या ताप का परिवर्तन, तो उससे आप रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। और चौथा है, लास्ट क्या है आपका, ताप का परिवर्तन। क्या है, ताप। अगर कहीं आपको तापमान का क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा हो तो उससे भी आप ये कह सकते हैं कि वहाँ क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया। क्या हो रही है वहाँ, रासायनिक अभिक्रिया। नाउ देखिए, जैसे अगर आपने इनो लिया इनो जैसे आपने कहाँ, पानी में डाला, कहाँ डाला आपने, पानी में। जैसे ही आपने पानी में डाला तुरंत कैसी हो गई, पूरी ठंड हो, कैसी हो गई, पूरी ठंड हो गई। और जब पहले कैसी थी, पूरी नॉर्मल थी, लेकिन जैसे ही आपने उसमें इनो डाला पानी में तुरंत कैसी हुई, पूरी ठंडी हो गई। कैसी हुई, पूरी ठंडी। जब ठंडी हो गई तो मतलब उसके ताप में क्या आ गई, कमी आ गई। क्या आ गई, कमी। लेकिन हमें उससे नहीं मतलब है, बस इतना सा मतलब है कि तापमान में वहाँ क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तापमान पहले कुछ और था, अब जब ठंडी हो गई जो तापमान क्या हो गया उसका सा डाउन हो गया या कम हो गया। तो वहाँ भी आप कह सकते हैं कि हुई क्या, वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई। क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया। अब बात ध्यान सुनिए, देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है कहीं भी अगर आपको ये 4 चीज़ें दिखाई दे, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है कहीं भी आपको ये 4 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ दिखाई दे, चारों एक साथ भी दिख सकती हैं, 2 दिख सकती हैं, अवस्था परिवर्तन, रंग परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, ताप का परिवर्तन, तो आप ये कह सकते हैं कि जो हाँ अभिक्रिया हुई है कौन जो इसका कारण हो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, अब ये भी हो सकता है कि चारों क्या हो, ये चारों क्या हो एक साथ आपको दिखाई दें, इसी रिएक्शन में क्या हो, चारों एक साथ दिखाई दें।
और ये भी हो सकता है कि केवल एक ही दिखाई दे, केवल ही इन चारों में से कोई एक दिखाई दे, या 2 दिखाई दे, या 3 दिखाई दे, चारों एक साथ दिखाई दें। अगर कोई एक भी दिखाई दे तो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ हुआ क्या है, रासायनिक अपक्रिया हुई है। क्या हुई यहाँ पर, रासायनिक अपक्रिया। इतना समझ में आया बात? एक बार फिर से देख लीजिए। रासायनिक अपक्रिया का मतलब है कि इन चारों में से कोई चीज़ अगर आपके सामने घट रही है, या कोई भी ऐसी घटना घट रही है जिसमें इन चारों में से कोई चीज़ आपको दिखाई दे रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ जो अपक्रिया हुई है वो क्या हुई है, आपकी रासायनिक अपक्रिया हुई है। नेक्स्ट स्टार्ट करें अगला देखिए शब्द समीकरण। अब देखिए अभी जो अपक्रिया हुई है इसे हमें लिखने का, जो अपक्रिया हुई है वैसे आप ये दिक्कत आई कि इसे हम लिखेंगे कैसे। अब जैसे रासायनिक अपक्रिया, जैसे आपने कह दिया कि क्या कि लोहे में जंग लगना, क्या कहा आपने, लोहे में जंग। अब कोई ये तो कर नहीं सकता। अब लोहे में जंग लगना इसे अगर आपको किताब में लिखना हो या कॉपी में लिखना या अच्छे से मतलब लिखना हो इसे, तो कैसे लिखेंगे आप इसे? ऐसे वाक्य में थोड़ी, अब इसे वाक्य में लिख देंगे कि लोहे में जंग लगना। अब लोहे में जंग लगने का यही कहा क्या, आयन। आप ये कहेंगे कि लोहा और ऑक्सीजन मिलकर क्या जंग बनाते हैं, या लोहा और ऑक्सीजन मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है आप लिख सकते हैं। ये दिक्कत आई कि जैसे अगर मान लीजिए मैग्नीशियम को आप जला रहे हैं, किसको जला रहे हैं आप, मैग्नीशियम को। तो आपको अगर ये पता है कि क्या, देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसी को हमें क्या लिखने में दिक्कत हुई, जब इससे पहले शब्द समीकरण बनाने से पहले हम किसी भी चीज़ को क्या कहते थे, अगर अपक्रिया हो रही है तो हम क्या कहते थे, जैसे अगर इसी को हमें लिखना होता था तो हम कहते थे क्या कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। लेकिन समय के साथ साथ क्या, समय के साथ हमें क्या चाहिए, सुलभता चाहिए। क्या चाहिए, सुलभता, या अच्छा सा तरीका चाहिए जिससे हम क्या करें, किसी चीज़ को कम आसान भाषा में क्या समझ सकें। तो उन्होंने आगे क्या किया कि शब्द समीकरण बना दिया। क्या बनाया, शब्द समीकरण। अब देखिए शब्द समीकरण पढ़िए क्या है। इसके द्वारा विकारकों को उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। इसके द्वारा अभिकारकों, देखिए इसके द्वारा अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तन के मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग प्लस चिन्ह के रूप में दाईं ओर और उत्पाद को योग चिन्ह लगाकर बाईं तरफ लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर और पूंछ अभिकारक की तरफ होती है। समझिए, तो जब दिक्कत आने लिखने में, सेंटेंस आप अगर लिखें कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अपक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो ऐसा आप कब तक करते रहेंगे। तो उन्होंने एक दूसरा रूप लिया, आपने इस तरह से लिखा, मतलब कि नाम लिखा उसका मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और ये क्या लगा दिया, एक तीर लगा दिया है। क्या लगा दिया, एक तीर लगा दिया। और इस तीर का जो सिरा है उधर क्या होगा आपका उत्पाद, और जिसकी पूंछ है इस साइड क्या होगा आपका अभिकारक हो। क्या होगा, अभिकारक। अब देखिए अभिकारक, और लिखना इसे किस रूप में है, चाहे 2 अभिकारक हों, 2 से अधिक अभिकारक हों। अगर सिंगल रीजेंट है तो उसका मतलब नहीं है, लेकिन 2 अभिकारक हैं या 2 से अधिक अभिकारक हैं तो उसे लिखने का तरीका है प्लस चिन्ह से। क्या लिखिए, प्लस चिन्ह के साथ लिखिए। और अगर उत्पाद 2 से अधिक बन रहा है तो उसे भी किससे लिखेंगे, प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे। और सिंगल बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो शब्द समीकरण इसलिए रोल में आया कि हमने क्या किया, हमें इसका लिखने के लिए क्या चाहिए थी, आसान तरीका चाहिए था या समझने के लिए। अब हम ऐसे कह नहीं सकते कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। उसे लिखने का एक सिंपल सा तरीका उन्होंने बनाया कि उस तत्व का नाम लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और एक तीर लगाया। जो तीर ये बताता है कि अभिकारक से क्या उत्पाद बन रहा है। क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। ये इस अभिकारक से उत्पाद बन रहा है। अब इसका जो सिरा है उसकी तरफ क्या होगा, उत्पाद होगा, और इसका जो पूंछ है उस उधर क्या होगा, उसका अभिकारक हो। क्या होगा, उधर अभिकारक होगा। तो ये रहा क्या, शब्द समीकरण। शब्द समीकरण का बस केवल इतना सा मतलब है कि जब क्या कि तत्वों को उनके नाम से, क्या तत्वों को क्या उनके नाम से, और क्या उत्पाद को विभिन्न से क्या लिखना। मतलब देखिए, इसके द्वारा अभिकारकों को द्वंद्व परिवर्तन करके मध्य, मतलब पहले हम सेंटेंस में कह देते हैं कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से फिर क्या करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। लेकिन धीरे धीरे हमने क्या किया कि इस तरह से लिखना आरंभ कर दिया कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसे ही हमने नाम दिया क्या, शब्द समीकरण। क्या नाम दिया हमने, शब्द समीकरण। इसे नाम क्या दिया हमने, शब्द समीकरण। अब इसके आगे चलिए, अभी भी क्या हुआ कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बना कर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऐसा भी आप कैसा, ऐसा भी लिखने में क्या हुआ, बड़े बड़े ये समीकरण तो क्या है, छोटा है। कैसा है आपका छोटा, तो क्या हुआ, ये छोटा समीकरण तभी क्या इतना टाइम लगा।
अब अगर मान लीजिए बड़े बड़े समीकरण आ गए, किसी समीकरण बड़े बड़े समीकरण आ गए, तो चार जो अभिकारक में 2 आ गए, सॉरी 4 आ गए, 5 आ गए, 6 आ गए, सब मिलकर उत्पाद बना रहे हैं, क्या है, सब मिलकर उत्पाद बना रहे हैं, तो उस केस में भी इस तरह से लिखने में क्या आने लगेगी, दिक्कत आने लगेगी। क्या होने लगेगी, दिक्कत आने लगेगी। तो कुछ लोगों ने सोचा और एक नया समीकरण बनाया जिसने नाम दिया गया ढांचा समीकरण। नाम सुनकर आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन हंसने की कोई बात नहीं है। ढांचा समीकरण, तो उन्होंने क्या बनाया, ढांचा समीकरण। जो ढांचा समीकरण था, उन्होंने उसमें क्या किया कि उनके तत्वों का सिंबल यूज किया। किसका, जो आप पढ़ रहे हैं, पहले हमने क्या किया, सेंटेंस में बताते थे कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, लेकिन धीरे धीरे जब क्या आया, सब समीकरण आया, तो हम ये लिखना सीख गए कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन आगे और इसको भी लिखने में दिक्कत, इसे भी और आसान तरीके से समझा गया, तो उन्होंने बनाया कौन सा, ढांचा समीकरण। क्या बनाया, ढांचा समीकरण। अब ढांचा समीकरण में किसी तत्वों का सिंबल यूज किया जाने लगा। ढांचा समीकरण में क्या, सिंबल, किसी तत्व का सिंबल यूज किया जाने लगा। जैसे अगर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, तो क्या, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। इसकी परिभाषा पढ़िए, ढांचा समीकरण किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तत्वों का द्रव्यमान, ये क्या आपका अभिकारक, तो अभिकारक तत्वों का द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के द्रव्यमान के बराबर ना हो तो उसे ढांचा समीकरण कहते हैं। मतलब समझिए, देखिए, किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तत्वों का द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के द्रव्यमान के बराबर ना हो ढांचा समीकरण कहलाता है। समझे आप? हमने क्या किया कि जब किसमें यूज किया, सिंबल में यूज किया। अब अगर, लेकिन हमने इस बात का ध्यान बिल्कुल नहीं देना है कि जो आपका रिएक्शन लिखा है, जो अभिक्रिया लिखी है, वो बैलेंस है या बैलेंस नहीं है। समझ रहे हैं आप? देखिए, किसी अभिक्रिया का, देखिए, अभिकारक तत्वों का द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के द्रव्यमान के बराबर ना हो तो उसे हम ढांचा समीकरण कहेंगे। और मान लीजिए अगर बराबर हो गया, तो कैसा हो जाएगा, रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। हमें क्या करना है कि ये जो अभिक्रिया आप लिख रहे हैं सिंबल के रूप में, तो ये क्या ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपका बैलेंस है या बैलेंस नहीं है। देखिए, जैसे मैग्नीशियम यहाँ कितना है, 1, यहाँ भी कितना है, 1, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2, यहाँ कितना है, 1। तो इन दोनों के जो अभिकारक तत्वों का द्रव्यमान है, किसके, उत्पाद तत्वों के द्रव्यमान के बराबर नहीं है। तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहेंगे, ढांचा समीकरण। क्या कहेंगे इसे, ढांचा समीकरण। अब यहाँ तो क्या बनेगा आपका ढांचा समीकरण। अब सब लोगों को ये पता चल गया कि जो ढांचा समीकरण क्या है, जो ढांचा समीकरण है, उसे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्या है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं हम ना? किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तत्वों का द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के द्रव्यमान के बराबर हो ना हो ढांचा समीकरण कहलाता है। मतलब सिंबल का यूज करिए, लेकिन इस बात पर ध्यान मत दीजिए कि वो क्या है, आपका समीकरण बैलेंस है या बैलेंस नहीं है। अगर समीकरण बैलेंस नहीं है तो वो आपका क्या हो जाएगा, ढांचा समीकरण हो जाएगा। और अगर बैलेंस हो गया तो रासायनिक संतुलित समीकरण हो जाएगा। अब अगर बैलेंस नहीं है तो हमें करना क्या पड़ेगा, इसे बैलेंस भी करना पड़ेगा। लेकिन हमें अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि बैलेंस आखिर क्यों करना पड़ रहा है और आखिर बैलेंस करने की ज़रूरत ही क्यों है। ठीक है, तो एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए। देखिए, निम्नलिखित परीक्षणों के आधार पर हम बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। पहला, अवस्था परिवर्तन, रंग परिवर्तन, गैस का अवशोषण, ताप का परिवर्तन। मतलब ऐसी घटना अगर घट रही है तो उसका मतलब वहाँ क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया। अब दूसरा हमने पढ़ा शब्द समीकरण। शब्द समीकरण हमने बताया कि इस समय हम रासायनिक अभिक्रिया को सेंटेंस के तौर पर यूज करते थे, वाक्य के तौर पर यूज करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय बदला, हम इसे इस रूप में यूज करने लगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। किससे, और देखिए, इसके द्वारा अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगा के दर्शाया था। मतलब अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, इसे हम क्या, एक तीर लगा के दर्शाते हैं। क्या लगाते हैं, तीर लगा के दर्शाते हैं। देखिए, अभिकारकों के बीच, देखिए, अब जो तीर का सिरा है, जिसको तीर लग रही है, वो आपका क्या होगा, उत्पाद होगा। और जो इसका पूछ है वो क्या होगा, आपका अभिकारक होगा। अब इसके तरफ अगर 2 या 2 से अधिक अभिकारक हैं तो प्लस के चिन्ह के साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस के साथ लिखेंगे। और इसके तरफ अगर 2 या 2 से अधिक हैं तो किसके साथ लिखेंगे, प्लस के साथ भी लिखेंगे। किसके साथ लिखेंगे, प्लस के साथ लिखेंगे। अब उसके आगे हमने क्या किया कि इसको भी और आसान तरीके से लिख दिया। इसको हमने आगे क्या, इसका सिंबल यूज करने लगे। क्या करने लगे, इसे सिंबल यूज करने लगे। और सिंबल यूज करने के बाद हमने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि समीकरण जो आपका क्या है, बैलेंस है या बैलेंस नहीं है। अब बैलेंस समीकरण नहीं है तो उसका मतलब है कि कौन सा समीकरण, ढांचा समीकरण है।
किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तत्वों का द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के द्रव्यमान के बराबर ना हो ढांचा समीकरण कहलाता है। यहाँ आपको देखने को मिला मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम कितना है 1, इधर ऑक्सीजन कितना है 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 1 है। ये समीकरण क्या आपका बैलेंस नहीं है। समीकरण बैलेंस नहीं है तो इसका अभिकारक तत्वों का द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के द्रव्यमान के बराबर कभी नहीं हो सकता। क्या हो सकता? कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, कभी नहीं हो सकता। तो तो इस समय क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे आखिर इस समीकरण को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, या इस समीकरण को बैलेंस करना इतना ज़रूरी क्यों है। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम ये बात करेंगे रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना। तो भूलिएगा मत, सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।